हेलो नमस्कार, जय हिंद बच्चों। कैसे सब आप लोग। हर साल डिफेंस बहुत सारे एग्ज़ाम्स आप लोगों के लिए निकालता है। ये संख्या हज़ारों में होती है बच्चों, और बिना जानकारी के, सही जानकारी के अभाव में हम लोग हर बार जो है एग्ज़ाम्स को मिस कर देते हैं। वेदर वो एग्ज़ाम डेट को लेकर के हो, चाहे एग्ज़ाम के जो है पैटर्न को लेकर के हो। तो आपके लिए मैं बहुत अच्छा सीरीज़ लेकर के आया हूँ। इसमें डिफेंस सर्विसेज में जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेज हो, इन सब के बारे में आपको हर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आप उसमें जा सकते हैं, कितना आपका एज लिमिट है और कैसे कैसे एग्ज़ाम के पैटर्न होंगे, ये सब चीज़ की मैं जानकारी स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बीएसएफ के बारे में, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो आप लोग में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जानना चाहते होंगे बीएसएफ के बारे में, जानना चाहते हैं और उनको पर्याप्त नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको बिल्कुल पूरा अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आपको आने वाले समय में भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीएसएफ के बारे में। तो इसका मोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जीवन पर्यंत कर्तव्य के बारे में बताता है ये। और उसके बाद मात्र ये ऐसा एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है। आपको पता होना चाहिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या होते हैं और आर्म्ड फोर्सेस क्या होते हैं। आर्म्ड फोर्सेस में जो होते हैं वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आते हैं, और पैरामिलिट्री फोर्सेस में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ऐसे जितने भी विंग्स हैं उसके, वो सब आते हैं। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। लेकिन उसमें जो एकमात्र बीएसएफ एक ऐसा विंग है बच्चों, जिसके पास अपनी खुद की जो है, इनके पास जल सेना है, थल सेना है और वायु सेना भी इनके पास में है। जैसे कि यहाँ पर आर्टिलरी एक डिपार्टमेंट है, इसके बाद एयर डिपार्टमेंट इनके पास में है, और एक वाटर डिपार्टमेंट भी इनके पास है। तो ये आप लोगों के लिए, तीनों चीज़ में एडवेंचर करना चाहते हो तो बीएसएफ बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, वो जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, और बीएसएफ जो है एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक पद होता है। बच्चों आइए जानते हैं बीएसएफ की हिस्ट्री के बारे में। तो जब भारत और पाकिस्तान जो है अलग हुए जिस समय, उस समय जो है हमारे यहाँ ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों उभर करके सामने आए, जिसको रेडक्लिफ ने जो है इनको बांटा। ये अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। तो जो स्टेट को जिम्मेदारी सौंपी गई, सभी स्टेट को, क्योंकि उस समय बीएसएफ था नहीं, तो जैसे कि यहाँ पर जो है गुजरात है, यहाँ पर जो है राजस्थान है, यहाँ पर पंजाब है, जहाँ जम्मू एंड कश्मीर है। तो ऐसे ये जो 4 स्टेट थे ये बिल्कुल पाकिस्तान से सटे हुए थे। उसी तरह से यहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद यहाँ पे असम है, असम के बाद मेघालय है, त्रिपुरा है। तो ये सब राज्य जो है इसके आसपास थे। तो उन्हीं के पुलिस लोगों को एक जिम्मेदारी सौंप दी गई कि आपके अंदर, आपके राज्य के अंदर मान लो कोई पाकिस्तानी घुसने की प्रयास करता है तो उसको आप रोकें। और उसी तरह से बिल्कुल यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो असम की तरफ में घुसते हैं तो उनको आप रोकिए। लेकिन स्टेट की पुलिस के अपने अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो इस तरह से एक बार क्या हुआ कि 1965 का जो समय था, कुछ साल तक तो सब चीज़ बढ़िया चला, लेकिन 1965 में जो है पाकिस्तान का नियत डोल गया और हमारे भारत देश में उन्होंने कई टाइप के अटैक प्लान किए। तो उसमें से ये वाला जो अटैक है, जैसे पठानकोट हो गया, यहाँ पर सरगोधा हो गया, और जो है गुजरात के पास, कच्छ के पास में एक जो है एक बेस है जिसको हम सरदार बेस बोलते हैं। तो वहाँ पर से जो है कई सारे जगहों से ये पाकिस्तानी लोग हमारे देश के अंदर में घुसना शुरू कर दिए। स्टेट पुलिस पूरा ठीक से रेडी नहीं थी इन लोगों का सामना करने के लिए, और कहीं ना कहीं से चूक होने के कारण ये लोग बहुत बड़ी मात्रा में हमारे भारत देश के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं 1965 में। इसी के बाद जो है हमारे सरकार को लगने लग गया कि पुलिस जो है इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इस तरह से बच्चों 1 दिसंबर सन 1965 को बीएसएफ का जन्म होता है, और बीएसएफ अब जो है राज्य पुलिस के साथ में मिल करके पूरे बॉर्डर्स को, जो पाकिस्तान और भारत के बीच की जो बॉर्डर है, और पाकिस्तान अब और बांग्लादेश के बीच के जो बॉर्डर है, उस पूरे बॉर्डर में ये बीएसएफ के जवान वहाँ पर मिलते हैं। अब बीएसएफ के जवान इतनी मुस्तैदी से काम करते हैं कि वहाँ पर के कोई भी व्यक्ति भारत की बाउंड्री में एंटर नहीं कर सकता। तो स्पेशली ये जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर को हैंडल करने के लिए बनाए गए। इसमें जो है जवानों की संख्या जो है 2,70,000 तो थी। इसमें जो है मेल भी कैडेट्स भी हैं और फीमेल कैडेट्स भी इसके अंदर में काम करते हैं। क्योंकि अब इसमें जो है अभी वर्तमान में जो इसके डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये SL जो 1000 जो है वर्तमान अभी 1 जनवरी सन 2023 में बनाए गए हैं। उसके पहले जो 1965 में जब इसका जो है जन्म हुआ था, तो उस समय इसके जो है पहले डीजी जो बनाए गए थे वो रुस्तम जी थे, KF रुस्तम जी। इसके बारे में बात करें तो ये बिल्कुल पुलिस सिस्टम की तरह होती है। इसके जो रैंक जो होते हैं, तो रैंक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये कांस्टेबल जो है
कांस्टेबल जीडी से जो है इसका रैंक स्टार्ट होता है। तो जहाँ जहाँ मैंने स्टार बनाया है वहाँ पर डायरेक्ट एग्ज़ाम के थ्रू आप जा सकते हो इन पोस्ट पे। अब ये जो है आपको दिखा होगा यहाँ पे नॉन गेजेटेड पर्सनस है, यहाँ पर ये नॉन गेजेटेड पोस्ट कहलाते हैं और ये गेजेटेड ऑफिसर लोग का पोस्ट है। तो ये कैसे कैसे एग्ज़ाम होंगे, तो आपके 5 टाइप की यहाँ पे एंट्री दी गई है। तो एक तो कांस्टेबल की एंट्री होती है, एक हेड कांस्टेबल की एंट्री होती है, एक सब इंस्पेक्टर के लिए, असिस्टेंट एएसआई के लिए होती है ये, एसआई के बाद जो है एसआई के लिए होती है, सब इंस्पेक्टर के लिए होती है, और एक और एंट्री होती है असिस्टेंट कमांडेंट को, जिसको हम लोग आगे वीडियो के बारे में इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले किस किस टाइप की एंट्री होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग लिए, आप इसको स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। आप यदि इसकी एंट्री जो है 10th पास सबसे पहले एंट्री देखते हैं, आप लोगों में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 10th पास हैं, उनकी जो है 2 टाइप की एंट्री निकलती है, तो आप इसको ध्यान देंगे। तो एक तो साल में टोटल पूरा साल भर के दौरान एक वैकेंसी निकलती है, उसको बोलते हैं जीडी, इसको एसएससी जीडी के माध्यम से इसको और नाम से जाना जाता है। तो एसएससी इसके एग्ज़ाम लेती है, इसलिए इसको एसएससी जीडी बोलते हैं। और यदि उसके बाद एक ट्रेडमैन का भी एग्ज़ाम होता है। ट्रेडमैन आपको समझना पड़ेगा ट्रेडमैन होता क्या है। ट्रेडमैन वहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो वहाँ पर जो बीएसएफ ही कंडक्ट करता है जिसके एग्ज़ाम्स को, जैसे कि डिपार्टमेंट जैसे कि बार्बर हो गया, या फिर वाशरमैन हो गया, गार्डनर हो गया, या फिर कुक हो गया, ड्राइवर हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिसको बीएसएफ ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग टाइम में वैकेंसी निकालता है। ये साल में 2-3 बार भी आ जाते हैं और कभी कभी साल भर में 1 बार भी नहीं आता। तो इस तरह से इसके लिए भी आप तैयारी में लग सकते हैं। ये दोनों 10वीं पास व्यक्ति जो है इस एग्ज़ाम को, ये बच्चे इसको दिला सकते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं 12th पास एंट्री के बारे में। तो ये कुछ खास एंट्री होती है। तो इसमें जो है 12th पास एंट्री में जो है सबसे पहले जो एंट्री जो है यहाँ पे लिखा हुआ हेड कांस्टेबल होता है, एससी का मतलब हेड कांस्टेबल, ये मिनिस्ट्रियल है बच्चों। उसके बाद एएसआई स्टेनो, और हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, और जो है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। ये 4 टाइप के एग्ज़ाम को आप जो है 12वीं क्लास के बाद दे सकते हैं। अच्छा, ये 2 जो पोस्ट हैं, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का जो पोस्ट है, ये जनरली मैथ्स वाले दिलाते हैं स्टूडेंट जिन्होंने 12वीं क्लास में मैथ्स लेकर के पढ़ा हुआ है। तो यदि आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम को इसमें आप ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन आप इन दोनों एग्ज़ाम में आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई परसेंटेज लिमिट नहीं है। यदि आप 12वीं सिंपली पास हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। तो इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो है समझ लो ये टाइपिंग टेस्ट होते हैं, इसमें टाइपिंग्स होते हैं। टाइपिंग में कैसे होगा, इसमें जो हिंदी टाइपिंग आपको पूछी जाती है, हिंदी टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना है। एक ट्रेड टेस्ट जब होगा इनमें तो उसके बाद जो है, और इंग्लिश का जो है इसमें लगभग 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना आपको आता है। तो आप बढ़िया प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से, बहुत आराम से आ जाता है ये। तो आप ये एग्ज़ाम को दिला सकते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट का। ओके, ये बार बार पोस्ट आते रहते हैं, साल में जनरली आते रहता है, एक बार तो आता ही है। उसके बाद जो है एएसआई स्टेनो बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एएसआई का पोस्ट मिल जाता है डायरेक्ट स्टेनो को, तो स्टेनो आपको आता है तो आप जो है यहाँ पर भी एक ट्रेड टेस्ट होता है स्टेनो के लिए। तो इस तरह से जो है इसके एग्ज़ाम्स होते हैं 12वीं पास का। यदि हाइट, एज लिमिट और ये सब फिजिकल एग्ज़ाम्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जो है 18 से 23 वर्ष बनाई गई है। उसके अलावा जो है ओबीसी आपके यदि कैडेट हैं तो 3 साल का आपको और छूट मिलेगा, अतिरिक्त छूट। तो आपकी एज लिमिट बढ़ करके 23 से कितना हो गया, 26 हो गया। यदि एसटी एससी मान लो आप कैटेगरी में आते हैं तो आपका एज लिमिट 5 साल और जुड़ जाता है। तो 23 अब 28 साल तक के मान लो हैं और आपका एसटी एससी है तो आप तब भी आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हो। तो ये 18 से 23 साल जनरल कैटेगरी वाले आप हैं तभी आपके लिए ये आपके लिए है। उसके बाद जो है हाइट की बात करें तो हाइट मेल और फीमेल के डिफरेंट दिए गए हैं। तो मेल का हाइट यहाँ पर पुरुष कैडेट का हाइट 170 सेंटीमीटर आपको हाइट मापा गया है। आप सेंटीमीटर में आप हाइट नाप सकते हैं। उसके बाद फीमेल का जो है 157 सेंटीमीटर में है। लेकिन मान लो आप एसटी कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं तो जनरली इनकी हाइट थोड़ी सी छोटी मापी गई है। तो उनका जो है एवरेज हाइट जो है 162.5। यदि एसटी कैडेट हैं आप या ट्राइबल एरिया से आते हैं और ट्राइबल हैं तो आप इस एग्ज़ाम को
162 सेंटीमीटर की हाइट में भी दिला सकते हैं। फिजिकल एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें मेल लोगों को जो है इसमें सिंपल रनिंग बस होता है, दुनिया भर का फिजिकल और ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, तवा फेंक, ये सब चीज़ नहीं होता। इसमें सिंपल मेल कैडेट लोगों को 5 किलोमीटर दौड़ना होता है 24 मिनट में, और फीमेल कैडेट्स लोगों को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में इनको दौड़ करके पूरा करना होता है। इस तरह से आप लोग सब समझ गए, ये सभी परीक्षाओं के लिए इस तरह से है। कुछ जैसे कि एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं इनकी अगर बात करूँ तो इनका जो एज लिमिट लगभग 18 से लेकर के ये 25 वर्ष तक के होते हैं। तो 25 वर्ष में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट ओबीसी को मिल गई और 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट किसको मिल गया, एसटी एससी को मिल गया। तो इस तरह से इसमें जो है आपको एज ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा लंबे समय तक आप इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं इस तरह से। अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं। अब जब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रेजुएशन के बाद, अभी 10th 12th की बात हो गई, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अब कौन कौन सा, तो ग्रेजुएशन के बाद ऑफिसर पोस्ट के लिए आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर पोस्ट में यहाँ पर 2 पोस्ट दिया हुआ है। सब इंस्पेक्टर का जब फॉर्म आता है तब भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, और असिस्टेंट कमांडेंट का भी फॉर्म आप भर सकते हैं। लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है इस एग्ज़ामों में, क्योंकि एक एग्ज़ाम जो है सब इंस्पेक्टर का एसएससी लेता है और दूसरा असिस्टेंट कमांडेंट का यूपीएससी लेता है। तो यूपीएससी जो है असिस्टेंट कमांडेंट का जो पोस्ट होता है वो सब इंस्पेक्टर रैंक से 2 रैंक आगे होता है। तो इस तरह से असिस्टेंट कमांडेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के बाद में इंस्पेक्टर बनोगे, उसके बाद जो है आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनने का मौका मिलेगा। अजीब बात और एक खास बात होती है, ये जो है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होता है और ये कमीशन्ड ऑफिसर होता है। तो इनके पावर में बहुत ज़्यादा अंतर है और इसके प्रमोशन में भी अलग अलग अंतर पाए जाते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी ले रहे हैं ना यार ऑब्वियसली। उसके बाद और जो बड़े जो पोस्ट हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया, जैसे कि ये सब पोस्ट हैं, तो इसमें जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं, बाकी जो पोस्ट जो होते हैं जनरल डीजी वगैरह, डीआईजी वगैरह के लिए आईपीएस ऑफिसर लोग को डायरेक्ट चुना जाता है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो आप जो है एग्ज़ाम दिला करके कांस्टेबल में एंट्री कर सकते हैं, हेड कांस्टेबल में एंट्री कर सकते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में एंट्री कर सकते हैं, और सब इंस्पेक्टर में भी एंट्री कर सकते हैं, और असिस्टेंट कमांडेंट में आप एंट्री कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें जो है आखिर आपको एज लिमिट कितना दिया गया है, तो इसमें 18 से 25 वर्ष आपको डायरेक्ट एज लिमिट मिलती है। तो इसको भी आप लंबे समय तक आराम से इस एग्ज़ाम को आप दिला सकते हैं। यदि आप रायपुर डिफेंस एकेडमी आकर के ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और इसके बारे में संपूर्ण तैयारी आपको यहीं पर बैठे बैठे ही हो जाएगी 6 महीने के समय में मात्र में। तो आप यदि मान लो आने के इच्छुक हैं तो आप जो है नीचे दिए गए फ़ोन नंबर को आप उसमें डायल करके आप यहाँ पर प्रवेश ले सकते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जनरली ज़्यादातर बच्चे जीडी का एग्ज़ाम दिलाते हैं और ट्रेडमेन का एग्ज़ाम दिलाते हैं, क्योंकि इनकी पोस्ट और वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी के बारे में बताया हूँ आपको। किसी के बारे में और कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए, मैं और ऑफिसर एंट्री के बारे में बता दूंगा क्या क्या होता है। तो जीडी और ट्रेडमेन का एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। पहले इसमें जो है जीडी में हर साल जो है रिटर्न एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स के लिए। इसमें जो है एम जो है मैथ्स के जो है 25 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, जीके के जो है 25 क्वेश्चन होते हैं, और हिंदी इंग्लिश के भी 20, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक चुन सकते हो, इसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं। टोटल जो 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है। यू नीड टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन ओनली। उसके बाद जो है फिजिकल होता है। फिजिकल जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया कि फिजिकल 24 मिनट में आपको तय करना है 5 किलोमीटर को। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड आपका नापा जाता है। मेडिकल के बारे में एक फुल ऑन वीडियो मैं आपके लिए आगे फिर बना दूंगा। उसके बाद फाइनल लिस्ट, सब चीज़ मान लो आपका क्लियर हो गया तो एक फाइनल लिस्ट भी बनता है, क्योंकि कभी कभी सब चीज़ क्लियर करने के बाद भी आपका लिस्ट से नाम गायब रहता है। ये आपका फाइनल लिस्ट में नाम आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप डायरेक्ट जो है सेलेक्ट हो जाते हो। उसके बाद यदि मान लो ट्रेडमेन में देखें तो पहले जो है, लेकिन ट्रेडमेन में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर पहले फिजिकल होगा आपका, ठीक है। फिजिकल में सेम स्टैंडर्ड दिखाया गया। फिजिकल जैसे खत्म हुआ आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि मान लो आपने चुना है कुक वाला डिवीज़न चुना है, तो कुक में आपको कुछ वो लोग अधिकारी लोग बैठे रहेंगे आपस में, आपको बोलेंगे कि ये बना दीजिए, ये बना दीजिए। जैसे आपको भजिया बनाने के लिए बोले, चलो भजिया बना दो, चलो बोल दिए कि यहाँ पर जो है कुछ मूली को काट के दिखाओ, कैसे काटोगे। तो या फिर
कुछ प्याज को काट के दिखाओ या फिर कुछ नया डिश बना के बताओ, तो आपको वहाँ पर ट्रेड टेस्ट में पास होना है कि आपका जो है बनाया हुआ खाना थोड़ा बहुत तो टेस्ट लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको खाते ही जो है थोड़ा बहुत टेस्ट आपके हाथ में है तो आप आराम से इस टेस्ट को पार कर सकते हो। उसी तरह से आपका यदि ड्राइविंग की कोर्स के लिए है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। उस तरह से हर चीज़ में थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस चाहिए जो आपको ट्रेड टेस्ट में पास करना पड़ता है। यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन ओनली। एंड थर्ड नंबर का फेस आता है रिटर्न। आपको रिटर्न भी बिल्कुल इसी तरह से आपको रिटर्न होगा। रिटर्न को पास करने के बाद मेडिकल होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बाद में वीडियो बना दिया जाएगा आपके लिए। और उसके बाद फाइनल लिस्ट में यदि आपका नाम आ गया तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं और बन जाते हैं बीएसएफ के जवान। उसके बाद बच्चों यदि आपको अभी आगे चल करके मैं बहुत सारे इसमें वीडियो बनाऊंगा, मेरा हो सकता है होपफुली आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। मुझे सपोर्ट कीजिए। यदि मान लो आपको ये अच्छा लगता है तो मैं डेफिनेटली आपको जो भी आपको पसंद है, जिस मैटर पे भी आपको वीडियो बनाना है, मैं मेहनत करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर जल्दी मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।